मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। जेसीईआरटी डीजे स्कूल की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने पाठ्य पुस्तक विषय हिंदी भाषा मंजरी पाठ जीवन रक्षक वृक्ष को पढ़ा। इस पाठ में कुछ भाषा संदर्भ की बातें आई हुई हैं, उनको लेकर आज चर्चा करते हैं। यहाँ पर चर्चा करेंगे बहुवचन शब्दों में रूपांतरण, जिसमें किसी शब्द के अंत में अंतिम वर्ण में किसी शब्द के अंतिम वर्ण में ह्रस्व की मात्रा लगी हो या फिर दीर्घ ई की मात्रा लगी हो, तब उसको बहुवचन में जब परिवर्तन करते हैं तो उस शब्द के वर्तनी में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, इन चीजों को देखेंगे। एक चीज आप जानते हैं कि जब किसी शब्द को बहुवचन में प्रयुक्त किया जाता है तो उसकी वर्तनी में परिवर्तन आता है। उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हैं, जैसे बीमारी। बीमारी अंतिम वर्ण र और इसमें जो मात्रा लगी हुई है यह दीर्घ ई की मात्रा लगी हुई है, दीर्घ ई की मात्रा। इसको जैसे ही बहुवचन में आप परिवर्तन करेंगे तो दीर्घ ई की मात्रा हर्ष ई की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। और तब उस शब्द का जो वर्तनी होगा वह इस प्रकार का होगा और बोलेंगे बीमारियां। यहां पर हर्ष ई की मात्रा। तो आप समझ गए होंगे कि जब जैसे ही किसी शब्द के अंतिम वर्ण में दीर्घ ई की मात्रा लगी हो, बहुवचन के शब्द बनाने में उस अंतिम वर्ण के मात्रा को हर्ष ई की मात्रा में परिवर्तन करना पड़ता है। दूसरा उदाहरण लीजिए आप, लड़की। इसमें दीर्घ ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है। आप जैसे ही इसका बहुवचन बनाएंगे तो आपको हर्ष ई की मात्रा डालना पड़ेगा, लड़कियां। एक वचन के शब्द हैं लड़की, बहुवचन के शब्द हैं लड़कियां। अब आप वैसे शब्द लें जिसमें हर्ष ई की मात्रा पहले से ही लगी होती है, जैसे स्थिति। इसमें इस शब्द के अंतिम वर्ण त है और इसमें जो मात्रा का प्रयोग हुआ है वह हर्ष ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है। और इस हालत में जब आप बहुवचन के शब्द में परिवर्तन करेंगे तो इसमें कोई बदलाव नहीं होता है और मात्रा में, और आप हर्ष ई की मात्रा के साथ ही इसके बहुवचन के शब्द में परिवर्तन कर देते हैं। तो स्थिति का स्थितियां। एक और हर्ष ई की मात्रा वाले शब्द को लीजिए आप, नीति। अंतिम वर्ण में हर्ष ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है और इसको जब आप बहुवचन के शब्द बनाएंगे नीति, और जब इसको बहुवचन के शब्द आप बनाएंगे नीति का, तो फिर आपका वैसे ही नीति का नीतियां। इस अंतिम वर्ण का जो हर्ष ई की मात्रा हर्ष ई का, उसमें कोई परिवर्तन हमने नहीं किया और इसका बहुवचन शब्द इस तरह से बन गया, नीतियां। तो कैसे, बीमारी बीमारियां, लड़की लड़कियां। इन दोनों शब्द में अंतिम वर्ण में दीर्घ की मात्रा का प्रयोग हुआ था। जैसे ही बहुवचन हमने बनाया तो यहां पर हर्ष ई की मात्रा का प्रयोग कर दिया गया, हर्ष ई की मात्रा का प्रयोग कर दिया गया। अब वैसे शब्द जिसमें अंतिम वर्ण में पहले से ही हर्ष ई की मात्रा का प्रयोग किया गया था, स्थिति या फिर यहां नीति। देखिए, इस हालत में उनके अंतिम वर्ण के मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया और नए जो शब्द बने बहुवचन के वह स्थिति से स्थितियां, नीति से नीतियां। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके अभ्यास कार्य में कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को आप अपने नोटबुक में दर्ज करेंगे और एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन करेंगे। अभ्यास कार्य, पत्ती। आप इसका बना लेंगे, पति का पत्नियां। यहां दीर्घ ई की मात्रा दीर्घ ईकार का प्रयोग किया गया है
आप जब बहुवचन बनाएंगे तब इसको ह्रस्व ईकार में परिवर्तन करके पत्ती का पत्तियां बना देंगे। उसी तरह से कुछ और शब्द मैं आपको दे रहा हूं। श्रेणी, गर्मी, लकड़ी। इन शब्दों के अतिरिक्त पाठ में और अन्य एक वचन के शब्द आए हैं, उन शब्दों को आप अपने नोटबुक में संकलित करें और उनका बहुवचन शब्द के रूप में अपनी नोटबुक में दर्ज करें। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब मैं चर्चा करना चाहूंगा विराम चिन्हों को लेकर। भावों एवं अभिव्यक्ति की स्पष्टता के लिए आवश्यक है कि विराम चिन्हों का उचित स्थान पर प्रयोग किया जाए। जैसा कि हम जानते हैं, हिंदी व्याकरण में कई विराम चिन्ह प्रयुक्त किए जाते हैं। उनमें से पूर्ण विराम, अल्पविराम, अर्धविराम, योजक चिन्ह, लाघव चिन्ह, उदाहरण चिन्ह, प्रश्नसूचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, हंसपद या त्रुटिपूरक चिन्ह, विवरण चिन्ह। इन विराम चिन्हों का वाक्यों में उचित स्थान पर प्रयोग किए जाने से अभिव्यक्ति की स्पष्टता हो पाती है। यदि आप विराम चिन्हों का उपयोग गलत जगह करते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसको समझाने के लिए एक मैं यहां पर 4 शब्दों का एक वाक्य लिख रहा हूं, आप ध्यान देंगे। मारो मत जाने दो। एक वर्ड है, शब्द है मारो मत जाने दो। मैंने यहां पर एक वाक्य लिखा है, लेकिन इसमें विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया है। सबसे पहले मैं यहां पर एक अल्प विराम मारो के बाद लगाता हूं और वाक्य की पूर्ण होने पर पूर्ण विराम। उसी तरह से यहां पर मैं मत के बाद अल्प विराम लगा रहा हूं और वाक्य की समाप्ति के बाद पूर्ण विराम। अब इसको आप देखेंगे कि इस अल्प विराम के कारण इस वाक्य का अर्थ कुछ और है और इस अल्प विराम के कारण इस वाक्य का अर्थ कुछ है। जैसा कि आप देखिए, मारो अल्प विराम है, मारो मत जाने दो। अब इस अल्प विराम के कारण जो आपने बात कही उससे किसी के जीवन पर संकट आ सकता है, लेकिन इसमें जब आप ऐसे बोलेंगे मारो मत जाने दो, जब मत के बाद आपने अल्प विराम लगाया तो इस वाक्य का अर्थ हुआ कि उसको मारना नहीं है, उसको जाने देना है, अर्थात उसके जीवन की सुरक्षा मिलती है। इस छोटे से अल्प विराम के कारण किसी के जीवन पे संकट आ रहा है और इस अल्प विराम के कारण उसके जीवन की सुरक्षा हो रही है। आप समझ सकते हैं कि किसी भी विराम चिन्हों का सही स्थान पर प्रयोग किया जाना कितना आवश्यक है। तो अब चलते हैं, हम और आप चर्चा करेंगे विराम चिन्हों को लेकर। सबसे पहले आइए पूर्ण विराम। पूर्ण विराम के लिए जब वाक्य पूर्ण हो जाता है तो उसके लिए एक पाई खींचकर ऐसे पूर्ण विराम देते हैं। कोई भी वाक्य पूर्ण होने पर आप ऐसा लिख सकते हैं, भारत देश की राजधानी नई दिल्ली है। आपने पूर्ण विराम दे दिया, वाक्य पूर्ण हो गया। अल्प विराम, इसके लिए इस तरह का चिन्ह दिया जाता है, आप गौर करके देखेंगे। और जब आपको थोड़ी देर रुकने की जरूरत होती है तब हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे राम लक्ष्मण, इसको ऐसे पढ़ेंगे, राम लक्ष्मण तथा सीता वन को गए। यहां पे अल्प विराम का प्रयोग किया है। अर्ध विराम, जब आपको पूर्ण विराम से थोड़े समय के लिए, पूर्ण विराम की कंपैरिजन में, तुलना में थोड़े समय के लिए रुकना, ठहरना पड़ता है, तब हम यहां पर अर्ध विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे
अतिथि आ गए। यहां पर अर्धविराम का वे शीघ्र चले जाएंगे। कहने का अर्थ है कि जहां पर पूर्ण विराम की तुलना में थोड़ा समय ठहरना होता है वहां पर अर्धविराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। योजक चिन्ह छोटा सा, जब शब्द जुग्मों को लिखना होता है, शब्द जुग्मों के बीच में, दो शब्दों के बीच में यहां पर योजक चिन्ह दिया जाता है। जैसे आप लिख सकते हो सत्य असत्य, उसी तरह से छोटा बड़ा। तो शब्द जुग्म लिखने में योजक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। लाघव चिन्ह छोटा सा शून्य टाइप लिखते हैं। जब किसी शब्द को संक्षिप्त में लिखना होता है तब लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रोफेसर, अगर इसको आपको संक्षिप्त में लिखना है तो प्रो लिखकर लाघव चिन्ह दीजिए प्रोफेसर। उसी तरह से जब आपको लिखना हो डॉक्टर, डॉक्टर लिखने के लिए भी यहां पर इस तरह से लिखकर आप लाघव चिन्ह के प्रयोग करके डॉक्टर आप लिख लेते हैं। अब आइए उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह इस तरह से, और एकल भी दिया जाता है और दो की संख्या भी दिया जाता है। जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों रखना होता है तो हम उद्धरण चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री ने कहा, क्या कहा, तो जो कहा उनकी बात को ज्यों का त्यों अगर यहां पर हम दर्ज करते हैं तो उद्धरण चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे हमें भाईचारे से रहना चाहिए। और इस तरह से उनके शब्दों को ज्यों का त्यों यहां पर हमने रखा तो इसको उद्धरण चिन्हों से यहां पर दिखलाएंगे। प्रश्नसूचक चिन्ह। प्रश्नसूचक चिन्ह जब प्रश्न पूछा जाए तो प्रश्नसूचक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे आप कहां रहते हैं, इस तरह से प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह एक लाइन खींचकर नीचे बिंदु देते हैं। जब आप हर्ष, शोक, भय व्यक्त करना होता है, घृणा व्यक्त करना होता है तो विस्मयादिबोधक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे ओह, उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह से जब आपको दुख व्यक्त करना होता है, विस्मयादिबोधक चिन्ह जब आपको हर्ष, दुख, शोक, घृणा व्यक्त करना होता है तो विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। निर्देशक चिन्ह हाइफन, योजक चिन्ह से थोड़ा सा लंबी लकीर होती है, इसको हम निर्देशक चिन्ह कहते हैं। किसी के कथन को व्यक्त करना होता है। जैसे किसी के कथन को जिसने कहा तो उसके नामों के बाद यह निर्देशक चिन्ह दिया जाता है। जैसे राधा, अब राधा ने जो कुछ भी कहा तो ऐसे निर्देशक चिन्ह देकर आगे उनकी बातों को हम लोग लिखते हैं। कोष्टक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह के लिए आपको इस तरह से छोटा ब्रैकेट या बड़ा ब्रैकेट इस तरह से हम लोग देते हैं। जब कोई क्रम आपको दर्ज करने होते हैं, जैसे 1 2 3 इस तरह से, या फिर क ख क्रम आपको जब लिखने होते हैं तो इस तरह से आप ब्रैकेट में दर्ज कर सकते हैं। या किसी कठिन शब्दों के अर्थ जब लिखने होते हैं तो ब्रैकेट में आप दर्ज कर सकते हैं। हंस पद या त्रुटि पूरक चिन्ह,
इसके लिए इस तरह से चिन्ह दिया जाता है। जब आप कोई बात, कोई वाक्य लिख रहे होते हैं और उसमें से कोई शब्दांश छूट जाते हैं तो बाद में त्रुटिपूरक चिन्ह लगाकर उन शब्दांशों को वहां पर दर्ज कर सकते हैं। जैसे आप देखिएगा, अब हमने लिखा भारत की राजधानी दिल्ली है। उसके बाद ध्यान आया कि नहीं, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो यहां पर हम लोग जो है नई इस तरह से दर्ज कर देंगे कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है। तो इसको हम लोग बोलते हैं त्रुटि पूरक चिन्ह या हंसपद चिन्ह। अब आइए विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह यहां पर इस तरह से आप दे सकते हैं। जब किसी बात को या किसी कथन को अगली पंक्ति में कहना होता है तब हम विवरण चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे आप चर्चा कर रहे हैं कि विराम चिन्ह की, और उसी तरह से यदि आप कहते हैं कि जो निम्नलिखित है, तो यहां पर आप इस तरह से देकर, जैसे ऐसे यहां पर इस तरह से देकर आप जो हमने नई पंक्ति से बातें शुरू की, इस तरह से विवरण चिन्हों को का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब अगली पंक्ति में दर्ज करने के लिए, जैसे विराम चिन्ह निम्नलिखित है। अब हमें नीचे की पंक्ति में दर्ज करना है, इसलिए यहां पर विवरण चिन्ह का करते हुए और यहां पर हम लोग अब आगे जो कुछ भी चर्चा करनी है कर सकते हैं। इस तरह से विराम चिन्हों की चर्चा हमने की। फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं, पूर्ण विराम जो पाई के साथ होता है, किसी वाक्य के पूर्ण होने पर हम लोग लगाते हैं। अल्प विराम जिसमें आपको कम समय देना होता है, थोड़े ठहराव के लिए अर्धविराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अर्धविराम पूर्ण विराम से कम समय जब लगता हो तो अर्धविराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। योजक चिन्ह जब जुग्म शब्दों का प्रयोग करते हैं तो दोनों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लाघव चिन्ह किसी शब्द को संक्षिप्त में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण चिन्ह किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए उदाहरण चिन्हों का प्रयोग करते हैं। प्रश्नसूचक चिन्ह जब प्रश्न किया जाए तो वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह लगाया जाता है। विस्मयादिबोधक दुख, शोक, भय, घृणा आदि को व्यक्त करने के लिए, हर्ष को व्यक्त करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह को व्यक्त करते हैं। निर्देशक चिन्ह तो किसी का कथन व्यक्त कर रहे हैं और जिसने कहा उसके नाम के आगे निर्देशक चिन्ह लगाते हैं। कोष्टक चिन्ह क्रम संख्या 1, 2, 3 ऐसे दर्ज करने के लिए, क, ख या किसी कठिन शब्दों के अर्थ लिखने के लिए या कुछ विशेष बात को दर्ज करने के लिए ब्रैकेट का, कोष्टक का प्रयोग करते हैं। हंसपद या त्रुटिपूरक चिन्ह जिसमें आप जब वाक्य लिख रहे होते हैं कोई शब्दांश छूट जाता है, उन शब्दांश को दर्ज करने के लिए त्रुटिपूरक चिन्ह को लगाकर उसको हम लोग दर्ज करते हैं। अब विवरण चिन्ह जब किसी बात का विवरण, किसी बात को आप नई पंक्ति से शुरुआत कर रहे होते हैं तब विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आपने इन विराम चिन्हों को पढ़ा और अच्छी तरह से आप समझ गए। अब आप आपकी पाठ्य पुस्तक में पेज 45 में दिया हुआ है यहां गद्यांश, और इसमें विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं किया गया है। आप क्या करेंगे कि इन विराम चिन्हों के प्रयोग, जिन्हें आप अच्छी तरह से समझ गए, इन गद्यांश में सही स्थान पर लगाकर इस अभिव्यक्ति की अस्पष्टता को आपको रखना है और अपने नोटबुक में दर्ज करना है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक कार्य और करने को आपको दे रहा हूं। आपकी पाठ्य पुस्तक में जो आपने जीवन रक्षक वृक्ष को पढ़ा, समझा और इसमें आपने जाना कि पेड़ पौधे की कुछ पत्तियां हमारे घरेलू नुस्खों में प्रयोग में लाए जाते हैं, जिनके उपयोग से हम कुछ बीमारियां को खत्म करते हैं, उसका निदान मिलता है। तो वैसे पेड़ पौधे की पत्तियों का संकलन करें और अपने प्रायोगिक पुस्तिका में उस पत्तियों को चिपकाकर और उनके उपयोग के बारे में अपने बड़ों से या जो जानकार हैं उनसे चर्चा करके अपने नोटबुक में दर्ज करेंगे।
आप अभ्यास कार्य करेंगे और इसको बार बार दोहराएंगे। मैं पुनः मिलूंगा आपके इस विषय के अन्य पाठ के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।